अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। एहसन अज़ीज़ शहीद ने कहा था, ना अमीर शहर को है ख़बर, न फ़कीह शहर का ज़ौक़ है। ना अमीर शहर को है ख़बर, न फ़कीह शहर का ज़ौक़ है। ये महाज था किसी और का, यहाँ लड़ रहा कोई और है। लाहौर के इकबाल टाउन में राजगढ़ का एक छोटा सा मकान। नाज़रीन, यही मकान 70 साल के बाप और 30 साल से ज़ायद उम्र की 2 माजूर बेटियों का घर था। ये छोटा सा घराना कितने बड़े बड़े सवाल छोड़ गया, आज इन पर नज़र डालनी है। बिलतरतीब ये सवालात आपके सामने रखता हूँ। माजूर बेटियों का बाप कातिल कैसे बन गया? वालिद ने बेटियों को अब्दी नींद सुला दिया, आखिर क्यों? बाप कहीं बेबसी, लाचारगी और जिंदगी की सितम ज़रीफ़ी से हारा हुआ शख्स तो नहीं था? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाप को मौत के सिवा किसी चीज़ में निजात नज़र नहीं आई? एक मिसरा बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है, गुर्बत को भी शुमार कीजिए गुनाहों में। वैसे एक सवाल ये भी है कि जब बेटियां पैदा हुईं तब बाप की सोच कैसी होगी? बेटियों को घर की रौनक समझा होगा, नाज नखरे उठाए होंगे, ख्वाहिशात की तकमील का सोचा होगा, परवरिश में कोई कसर न रहे अहम सोच होगी। लेकिन यही जज्बात अपनी बेटियों को अपने ही हाथों मौत के घाट उतारने में कैसे बदल गए? इन्हीं बेटियों की मां ने भी पुलिस को बयान दिया है। जानना चाहेंगे वो क्या है? मैं बताता हूं। ज़िया भट्ट अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था, उनकी रात दिन देखभाल करता था। खाने से लेकर लिबास की तब्दीली तक तमाम जिम्मेदारी बूढ़े बाप ने अपने कांधों पर ले रखी थी, क्योंकि इन खुसूसी बेटियों को खुसूसी निगहदाश्त की ज़रूरत थी। 3 दहाइयाँ हालात के नशीब फराज और मौसम की सख्तियाँ झीलने वाले बाप ने सानहे से कबल आखिरी रात बेटियों की माँ को क्या कहा, ज़रा सुनिए। मेरे बाद मेरी अपाहज और बेबस बेटियों की देखभाल कौन करेगा? बाप दरिंदा था या बेबस? फैसला ज़रूरी है, पर करेगा कौन? हकीकी माँ ने तो बयान रिकॉर्ड करा दिया, रियासत भी माँ की मानंद है, इसका बयान कब सामने आएगा? अब एक बैनुल अक़वामी अशाती इदारे की तहरीर का आखिरी हिस्सा आपके सामने रखता हूँ। बाप बेटी का रिश्ता और ताल्लुक़ तो हर मुआशरे में बहुत करीबी, मोहब्बत और शफ़क़त से भरपूर समझा जाता है। फिर कोई बाप बेटियों का गला काटने पर कैसे मजबूर हो सकता है? वो क्या अवामल थे जिन्होंने ज़िया भट्ट को ऐसा करने पर मजबूर किया? हुकूमती इदारों की नाअहली, समाज की बेहिस्सी, गुर्बत और माशरती सबूहारी की ये कौन सी सतह है जब बाप अपनी इन्हीं बेटियों को मार दे जिनके लिए अपना सारा जीवन कुर्बान किया हो? बज़ाहिर उम्र रसीदा और बूढ़े बाप ने अपनी बेटियों को खुद कत्ल किया है, लेकिन कहीं कातिल हुकूमती इदारे और ये मुआशरा ही ना हो? गौर कीजिए, कहीं कातिल हम ही ना हो? बकौल शायर, गरीब शहर की तो खाट में भी खटमल हैं, अमीर शहर के सोफ़े मसाज करते हैं। हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों और तस्दीकों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं ज़रा अपनी मेहमान शख्सियत का तारुफ आपके सामने रख दूँ। शोबा वकालत से उनका ताल्लुक़ है, माहिर कानूनदान है और हालात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र है, तजिया कारी में भी बड़ी महारत हासिल है। मेरे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन चेयरमैन नैब रिफॉर्म्स कमेटी पंजाब, लाहौर हाई कोर्ट बार, बैरिस्टर वक्कास अबरेज़ खान। अस्सलाम वालेकुम वक्कास। वालेकुम अस्सलाम। वकास, मसरूफ़ियत के बावजूद आपने प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, जो अखबारात की ज़ीनत बनी, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर बरतानवी पार्लियामेंट में भी सदाए एहतजाज। पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा, मुवस्सर ग्रुप ने वादी के दौरे की इजाज़त मांग ली। बड़ा अहम मामला है, बहुत अहम इशू है, लेकिन भारत की हरदर्मी भी बरकरार है, मकरूह चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। तो क्या कहेंगे आप वकास?
अदिल, देखिए, भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया ने देखा है, और जिस बर्बरियत, जुल्म, जबर और इस्तेबदाद को उन्होंने कश्मीर में रवा रखा है, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया की इंसानियत इस वक्त शर्मसार है। और वहाँ पे जो सलूक वहाँ पे कश्मीरियों के साथ रवा रखा जाता है, इस पे चश्मे फलक भी खून के आंसू रोती है। उनके बुनियादी बिल्कुल। हकूक को सलब कर लिया गया, उनके बुनियादी हकूक पर डाका डाल दिया गया, उन पे तलीमी पाबंदियां लगा दी गई। दूध से लेके पानी, अद्वियात, ये वो तमाम बुनियादी राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसका प्रचार, जिसकी प्रीचिंग जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि कश्मीर में ये तमाम मजालिम ढाए जा रहे हैं, लेकिन हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटीज, हमारी तमाम एनजीओ और तमाम हकूक के जो इंसानी के तर्जुमान जो है वो इस वक्त हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। लेकिन इंडिया, किसी के पास इतनी दम हम नहीं है कि इंडिया को वहां से किक ऑफ करे, चूंकि इलीगल तरीके से इंडिया ने वहां पे कब्जा कर रखा है। और हमारा चूंकि यूएन चार्टर मौजूद है, जनरल असेंबली मौजूद है, एट द सेम टाइम सिक्योरिटी काउंसिल मौजूद है, जिसका तो काम ही है कि पूरी दुनिया में जहां जंगो जदाल की सूरत हाल पैदा हो, जहां पे मजालिम ढाए जाएं, तो सिक्योरिटी काउंसिल मस्ट पे देयर प्रोमिनेंट रोल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीर के मसले को 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, वहां पे लोगों पे जुल्म किया जा रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स को मुनक़ता कर दिया गया। लेकिन ये बिल्कुल बड़ी ऐसा ही है अनफॉर्चुनेट चीज है। वकास, ऐसा ही है। लेकिन मुझे जो जानना है वो ये है कि अब तो सदाए कश्मीर बरतानवी पार्लियामेंट में भी बुलंद हो रही है, तो कैसे देख रहे हैं ये दुनिया में आवाज़ उठती हुई? देखिए, कुछ चीजें हैं जो सिंबॉलिक तौर पे की जाती है, अलामती तौर पे की जाती है। बरतानिया किसी भी सूरत में पाकिस्तान और इंडिया की जो कश्मीर के हवाले से कंट्रोवर्सी है, या एक कन्फ्लिक्ट है, या बोन ऑफ कंटेंशन है, या एप्पल ऑफ डिस्कार्ड है, इसके अंदर फुली पेनिट्रेट तो नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये समझता हूं कि दुनिया के अंदर इस वक्त बेशुमार ऐसी रियासतें मौजूद हैं जो माशी सूरत हाल की बजाय, इकोनॉमी की बजाय, मेरिट पे बात करने के लिए तैयार है, या मेरिट पे किसी का मौकफ सुनने के लिए, उसे ऑन बोर्ड लेने के लिए, या किसी के मौकफ को काउंटर करने के लिए तैयार है। तो बरतानवी पार्लियामेंट ने, मैं समझता हूं कि जो एक अलामती तौर पर, संभालिक तौर पे ये अपनी एक करारदाद भी लाने लगे हैं। ये एक बड़ा हैप्पी ओमन है पाकिस्तान के लिए, कश्मीरियों के लिए, ना सिर्फ बरतानिया को बल्कि यूएसए को भी इसमें अपना अहम तरीन किरदार अदा करने की जरूरत है। रशिया है, चाइना है, अगर ये स्टेट्स हैं जो यूएनओ की स्पेशल सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर्स हैं, अगर ये सिंबॉलिकली अलामती तौर पे पाकिस्तान के मौकफ को ऑन बोर्ड लेते हैं और पाकिस्तान के नैरेटिव को प्रमोट करते हैं मसला कश्मीर के हवाले से, तो मैं ये समझता हूं कि इससे एक तो हमारी जो कश्मीर की तहरीक है, इसमें एक मजीद जान पड़ेगी, और एक उम्मीद की किरण भी नजर आएगी कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तमाम डेमोक्रेटिक स्टेट और तमाम बुनियादी हकूक की तर्जुमानी करने वाली रियासतें इस वक्त कश्मीरियों के फंडामेंटल राइट का मुनक़ता करने और उन पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उस पर उनके साथ है। लिहाजा ये एक बड़ा हेल्दी जेस्चर है कश्मीर के हवाले से, और हमारी जो एक नैरेटिव बिल्डिंग और हमारा जो कश्मीर के हवाले से प्रोस्पेक्टिव था, उसकी प्रमोशन प्रिविलेंस के लिए। सही वकास, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन वजीर खारजा भी यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बरतानवी पार्लियामान में कश्मीर पर बोलना या भारतीय मजालम पर बहस जो हो रही है वो खुश आइंद है। कितनी खुश आइंद आपको लगती है? और दूसरा, कहीं ना कहीं कोई नताइज नज़र आते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? देखें, इससे पहले भी जब बंद कमरा इजलास हुआ था, इफ यू कैन एग्जैक्टली रिमेंबर दैट स्पेसिफिक मोमेंट, कि जब पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में ये मसला उठाया था, तो उस वक्त भी यूएसए था, यूके था, चाइना था, रशिया था। ये वो स्टेट थी जिन्होंने बंद कमरा इजलास के अंदर कश्मीर के मौकफ पे पाकिस्तान की हिदमात को सराहा भी था, और पाकिस्तान की जो नैरेटिव था, जो प्रोस्पेक्टिव था, उससे बिल्कुल ऑन बोर्ड लिया था। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि कोई हाथी रहा, इसके अंदर दूरस नताइज बरामद नहीं हुए। लेकिन ये जो अभी जो रिसेंट उनके पार्लियामेंट के अंदर ये डिबेट है, ये गोरोहोज है, मैं समझता हूं कि ये एक हेल्दी जेस्चर है कि पाकिस्तान का जो मौकफ है, जो नैरेटिव है मसला कश्मीर के हवाले से, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उसको एक तकवीत मिलेगी, उसमें एक नई रूह फूंकी जाएगी। और ना सिर्फ बरतानिया, अगर 2 से 3 स्टेट जो स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर्स हैं, वो भी यूके के साथ, बरतानवी पार्लियामेंट के साथ, इस एक स्टेक होल्डर की तरह कश्मीर के मसले पे पाकिस्तान का साथ देते हैं, या एमिएबली और एमिकेबली इसको रिजॉर्ट करते हैं,
तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान पे बल्कि कश्मीर की वो लाखों लोग, वो लाखों आबादी जो वहां पे इस वक्त मजालिम सह रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक फेवर होगा, बहुत बड़ा एहसान होगा। सही। लेकिन वकास, बड़ा अहम सवाल है, ज़िमनन सवाल है, बल्कि ज़िमनन क्या है एक्चुअल, ये जितना भी हेल्दी जेस्चर आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमने पहले भी देखा। बहुत सारे मामूलात ऐसे नज़र आते हैं, बल्कि हमारी जो सफारतकारी है उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। लेकिन ये सारी चीज़ें या बातें अपनी जगह पे, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि वो जुल्म, वो तशद्दुद, वो जबर जो कश्मीरियों पे हो रहा है, कोई ऐसी सूरत हाल, कोई ऐसी उम्मीद की किरण कि वो कब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये जितने भी हेल्दी जेस्चर्स हैं ये कब अपने नतीजे को पहुंचेंगे? वहाँ पे जो मजालिम हैं, अगर मैं उनकी फहरिस्त बयान करूँ वो तो अच्छी खासी तवील है, बड़े इख्तसार के साथ, यानी नस्ल कुशी, पैलेट गन्स का इस्तेमाल, बेनाई से महरूम लोग, माजूर लोग, बुरी हालतें और ज़रूरियात ज़िंदगी, कर्फ्यू, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना, वो एक तवील दास्तान है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक कुल्ली हवाले से मुकम्मल कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही कि ये मामला हल होता हुआ नजर आए। अदील, आपने बजा फरमाया कि मसला कश्मीर का हल कब निकलेगा, कहाँ निकलेगा, कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा। ये वो तमाम बुनियादी सवालात हैं जो कि तमाम पाकिस्तानियों के और तमाम कश्मीरियों के अजहानों कलूब पर जरूर रक्स करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, इंटरनेशनल फोरम्स मौजूद हैं, और स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली मौजूद हैं, तो मैं अगर बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये चीज आपका जरूर गोशगुजार करना चाहूंगा कि मसला कश्मीर का अगर एमिएबली और एमिकेबली हल चाहते हैं, तो 1948 की जो रेजोल्यूशन थी जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि कश्मीर के मसले का हल आलमी करारदादों की रोशनी में तय किया जाएगा। और वो आलमी करारदादें किसकी होंगी? वो आलमी करारदादें एमिएबली और एमिकेबली जो डिसाइड की जाएंगी या स्टैब्लिश की जाएंगी, वो हमारी यूएनओ की, जनरल असेंबली की और सिक्योरिटी काउंसिल की असिस्टेंस और एड के बगैर नहीं की जा सकी। मौजूदा दौर कभी भी न्यूक्लियर वार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर वार में आता है कश्मीर के मामले पे, तो मैं ये समझता हूं कि पूरी दुनिया इससे सफर करेगी और आधी आबादी इससे अफेक्टेड भी होगी। क्योंकि इससे पहले जो नागासाकी की जंग थी उसमें तो पूरी दुनिया ने देखा, दूसरी जंग अजीम में, कि इस कदर नस्लकुशी हुई कि वहां पे लोगों की जो नस्ल थी वो कई कई साल तक आगे परवान न बिल्कुल, बिल्कुल। चढ़ सकी, शहर तबाह हो गए। इसलिए ये मसला कश्मीर का हल सिर्फ एक ही सूरत मुमकिन है कि सिक्योरिटी का किरदार अदा करे, जनरल असेंबली अपना किरदार अदा करे, और हमारी यूएनओ में बैठे हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जो दुनिया में अपने आप को चुदराहट के काबिल समझते हैं और दुनिया में चौधरी बने बैठे हैं, उनको चाहिए कि वो एमिएबली और एमिकेबली इस मैटर को रिजॉर्ट करे। चूंकि ये तो वो स्टेट्स हैं जो सही। सिर्फ चले, ना के बिल्कुल, मैं भी दुआगो हूँ, हम दुआगो हैं कि वाकई ये किरदार अदा होना चाहिए और वो जो मजलूम कश्मीरी हैं उनको आज़ादी का हक मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कोरोना के हवाले से और मुल्की हवाले से अगर बात करते हैं तो कोरोना जिसकी वजह से हमारे तालीमी अदारे बंद हैं, और उन्हीं हवालों से स्कूल खुलेंगे या तलबा भी और मौज मस्ती करेंगे, इसका फ़ैसला जो है वो आज होगा। इसी हवाले से शफ़कत महमूद ने वज़राए तालीम इजलास तलब कर लिया, मावने खुसूसी सेहत भी इजलास में शरीक होंगे। तो कैसे देख रहे हैं? वाकई वबा बहुत बड़ी है, नागहानी आफत के बायस हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो अच्छा खासा मुतासर हो गया। अभी तक ये इजलास और फैसले जारी हैं, क्या लगता है आपको वाकई 20 जनवरी को हम अपने इदारों को खुलता हुआ देख रहे हैं? अदील, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक एग्जांपल जरूर यूके की कोट करूंगा कि जब कोविड अब इब्तदाई मराहिल के अंदर था तो यूके में जो चर्च थे वो बंद कर दिए गए, मजहबी रसूमात को मुनक़ता कर दिया गया और तमाम रिलीजियस एस्पेक्ट्स और रिलीजियस फैक्टर्स को वहां पे एम्बार्गो कर दिया गया। लेकिन वहां पे जो तलीमी अदारे थे, उनके कॉलेजेस थे, उनके स्कूल्स थे, उनकी यूनिवर्सिटीज थी, वो सबसे आखिर में बंद किए गए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम बात करते हैं हमेशा इस्लामी निज़ाम की, अपनी तलीमात की, अपनी एजुकेशन को प्रमोट करने की, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है और ये शिकवा, ये गिला हमारे प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर की तरफ से भी जरूर रेस किया जाता है कि हमारे मैरिज हॉल्स खुले हैं, हमारे पार्क्स खुले हैं, हमारे सिनेमा खुले हैं, हमारे जितने भी रश की जगह हैं, मॉल्स हैं,
वो तमाम के तमाम ओपन है, लेकिन स्कूल को सबसे पहले बंद कर दिया जाता है। हालांकि स्कूल तो वो जगह है कि जहां पे प्रॉपर एसओपीज के साथ बच्चों को बिठाया जाता है और टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बाकायदा तरीके से एसओपीज को चेक करते हैं। चूंकि मेरी अपनी फैमिली के अंदर बहुत से लोग जो स्कूल डिपार्टमेंट से ताल्लुक है उनका, और मैं खुद ही उन स्कूलों को विजिट करता हूं, देखता भी हूं कि वहां पे तो बड़े जबरदस्त तरीके से एसओपीज को अप्लाई किया जा रहा है। लिहाजा एक तो अभी दोबारा जो स्कूलों को खोलने की बात की जा रही थी, उसमें भी जो डेट दी गई मैं समझता हूं कि नामुनासिब थी। इसको इससे पहले ही खुल जाना चाहिए था क्योंकि बच्चों की तालीम और तरबियत का भी एक तो हर्ज है, एट द सेम टाइम जो स्कूल मालिकान है वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ अप्लाइंग ऑल दी एसओपीज और तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स जो गवर्नमेंट ने उनको डायरेक्ट किए थे, उन्होंने अप्लाई किए, और जितने भी केसेस जो इक्का दुक्का केसेस नजर आए किसी भी स्कूल में, वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर थे, वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर नहीं थे। तो आज का जो इजलास है, वी आर एक्सपेक्टिंग स्ट्रांगली कि इस इजलास के अंदर स्कूलों को खोल दिया जाए और दोबारा से कोई इस तरह की तलीमी चलिए, कदगन ये तो पाबंदी। वकास ख्वाहिश है ना, जो कि मेरे ख्याल में जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं इस तरह तो बंद होने ही नहीं चाहिए थे, कोई ना कोई स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए थी। लेकिन अब अगर 20 जनवरी को भी खुलते हैं तो आप मुतमईन हैं कि कोई बेहतरी आ रही है, या अभी तो फैसला होना है, हो सकता है फिर ताखीर का शिकार हो जाए? आपको क्या लगता है कि फैसला कर लिया जाएगा या ताखीर का सामना होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि फैसला करना चाहिए, और ये जो हमारी आने वाली वर्किंग डे है, मंडे को स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, और ये एक अच्छा फैसला होगा अगर स्कूल को फिल फोर ओपन कर दिया जाए। और जो इन्होंने शेड्यूल जारी किया, चूंकि जब आप कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से शेड्यूल जारी कर देते हैं तो पेरेंट्स उस पर अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं, स्टूडेंट्स माइंड मेकअप कर लेते हैं, और स्पेशली हमारे एजुकेशन सेक्टर जो कि गुज़िश्ता 7 महीने से सफर कर रहे हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण थी कि दोबारा से स्कूल ओपन हो रहे हैं। दी असल प्रॉब्लम ये है कि जो स्कूल इस साल के अंदर ओपन किए गए या लास्ट ईयर ओपन किए गए, उन लोग जो कि ब्रेक इवन पे भी नहीं खड़े थे, उनकी इकोनॉमिकली अगर आप देखें, माशी सूरत देखें, तो उन लोगों ने बहुत सफर किया है। जो जिंदगी की जमा पूंजी थी, एक इंसान अगर अपना स्कूल के अंदर इन्वेस्ट करता है, एक निजाम कायम करता है, और फिर कोरोना की वजह से ये चीजें सारी सफरिंग जो है मसलसल कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा लॉस है उन खानदानों के लिए जो कि एजुकेशन बांट रहे हैं, जो कि इल्म की शमा जला रहे हैं, और अपने ताई नहीं किसी तो भी एक कोरोना की ये इलाके जो के अंदर जो दूसरी है। लहर है, कोरोना की जो दूसरी लहर की शिद्दत है, उसको कैसे फिर महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, कोरोना की जो दूसरी लहर है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ होल दी वर्ल्ड। ये पाकिस्तान की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, और इस प्रॉब्लम के पेश नजर जो भी हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं और कोरोना को बेहतर समझते हैं, उन लोगों का यही कहना है कि कोरोना के साथ अभी हमें 2 से 3 साल जीना है, और एसओपीज के साथ जीना है। और एसओपीज जो अप्लाई करने की एक प्रॉपर फोरम है, प्रॉपर जगह है, वो हमारे स्कूल्स हैं, हमारे तलीमी अदारे हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज हैं। लिहाजा इनको बिल्कुल एम्बार्गो नहीं करना चाहिए, सही, बिल्कुल पाबंदी आयद नहीं करनी ठीक है चाहिए। बैरिस्टर वक्कास, मैं आप भी मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि एक और शख्सियत यहाँ पे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। वो उनका भी तारुफ मैं आपके सामने रख दूं। उनका ताल्लुक शोबा सहाफ़त से है और तवील अरसे से इससे मुंसलिक हैं। कॉलम निगार और तजियाकार मोहतरम जनाब नवीद अमान साहब। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। मैं जानता हूँ ताख़ीर हो गई, लेकिन इसके बावजूद आप प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो मैं क्योंकि सूरत हाल ऐसी है कि एक तो कोरोना की दूसरी लहर, लेकिन अहम मामला ये है कि तालीमी इदारे बंद हैं, और उसी हवाले से आज इजलास होगा। शफ़क़त महमूद ने वज़रा तालीम का इजलास तलब किया हुआ है, जिसमें वाबन ख़ुसूसी सेहत भी शामिल होंगे। फैसला ये होना है कि स्कूल खुलेंगे या बच्चे अभी भी मौज मस्ती कर सकते हैं। तो कैसे देख रहे हैं इसे? अच्छा राना साहब, इसमें अहम बात यह है कि हम किसी भी मैटर के बारे में मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होते। फ्यूचर के मामले में पूरी दुनिया में तालीम का निज़ाम डिजिटलाइज्ड हो गया है, ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं। इवन यूनिवर्सिटीज़ की तालीम, प्राइमरी तालीम से लेकर यूनिवर्सिटी की तालीम भी पूरी दुनिया में, बरतानिया जैसे मुल्क में ऑनलाइन और डिजिटलाइज्ड हैं। वहाँ पर तमाम कैरिकुलम भी ऑनलाइन अवेलेबल है। बच्चे बड़े बड़े 10-10 किलो के बस्ते उठा के नहीं जाते स्कूल में, वो खाली हाथ जाते हैं। वहाँ पे उनके डेस्क के ऊपर जो टैब पड़ा हुआ है उसी के ऊपर वो सारी तालीम हासिल करते हैं, और उसी तरीके से खाली हाथ घर आ जाते हैं। अच्छा, तालीम और तरबियत का जो अंदाज़ मगरब ने अपनाया है, वही अगर अंदाज़ हम भी ले लें, तो मैं तो समझता हूँ कि अपनी कौम को हम बहुत बेहतर तरीके से मगरबी अक़वाम के तालीम के उसके कंपेटेबल कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक कोरोना का मामला है,
हमने इसमें एक तालीम भी देनी है और तरबियत भी करनी है। घरों में बच्चों को हमने बताया तो है कि कोरोना का ये इशू आ गया है, तो बच्चों को बहुत कुछ पता चल गया है। अब हुकूमत का मामला ये है कि वो इसको मैनेज नहीं कर सक रही, या मैनेज नहीं कर पा रही, या कोई संजीदगी का उनसा है कि जी हाँ, कम संजीदा वो जाहिर है कि उसमें उनके रवैये में संजीदापन है नहीं। चीज़ें मैनेज करना होती हैं। हुकूमत करने का मतलब ये होता है कि आप पूरे मुल्क को 22-25 करोड़ लोगों के मामलात को मैनेज करते हैं, और जितने ऐसा तरीके से करते हैं उतना ही आप अपने मसाइल को काबू में लाते हैं। मसाइल तो जाहिर है कि रोज़ बरोज़ आते ही रहेंगे। यहाँ पे एक ज़िम्नन सवाल भी है अमान साहब, नबी साहब, वो बड़ा अहम है, मुझे समझ ये नहीं आ रही। वाकई मुल्क डिजिटल हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें, और स्पेशली मैं एहसास प्रोग्राम के बारे में ये बातें बहुत सुन रहा हूँ कि वो जो पूरे का पूरा सिस्टम है ना वो डिजिटलाइज हो रहा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, तालीम का मामला, महंगाई का मामला, गुर्बत का मामला, क्या इनमें ताख़ीर इस वजह से है कि ये भी शायद होंगे और वक्त गुजरने के बाद, या इनकी प्रायोरिटीज़ हैं ही नहीं ऐसी कि इनको तवज्जो या तरजीह इतनी दी नहीं जा रही कि पहले ये मामला हल कर लेते? असल में जो प्रायोरिटीज़ का इशू है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली हुकूमतों की भी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट थी, वो भी मुनासिब नहीं थी। वहाँ भी तालीम और सेहत पर तवज्जो नहीं दी जाती थी, और जिसका नतीजा ये निकला कि हम तालीम और सेहत के मामले में पूरी दुनिया में बहुत बुरे हालत में हैं। इस गवर्नमेंट का भी ये सिर्फ वही काम करते हैं जो सामने नज़र आता है। अब तालीम में अगर कुछ करते हैं तो शायद उनका ख्याल है कि वो इतने बड़े स्केल पे नज़र नहीं आएगा। भाई, अगर आप उसको इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक करेंगे तो पूरी दुनिया को नज़र भी आएगा और वो कौम में रिफ्लेक्ट होता भी नज़र आएगा। इसी तरीके से जो महंगाई का मामला है, आप ये देखें कि इसमें कितनी बड़ी गेम होती है। जब पीडीएम का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो महंगाई कम होना शुरू हुई। अब दूसरी चीज़ें, ब्रॉडशीट और ये वो दूसरे इशू सामने आना शुरू हुए, तो उसके कवर में फिर महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। चीनी जो कहीं नीचे आ गई थी वो अब फिर वो 100 रुपये से ऊपर चली गई। तो इसका ये होता है कि जो बड़ा इशू आ जाता है तो फिर वो जो दूसरे माफियाज होते हैं उसके कवर में आगे चले जाते हैं, क्योंकि उनको उतनी मीडिया फिर कवरेज नहीं देता और वो एडवांटेज ले जाते हैं। सही, यानी इसका मतलब है कि ये एडवांटेज जो है ना वो तशहीरी हवाले से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पीछे रह रहे हैं जिनके बारे में नहीं सोचा जा रहा। ठीक है, जिस तरह आपने ब्रॉडशीट का जिक्र कर दिया, पीडीएम का जिक्र कर दिया, तो इसी हवाले से मैं ज़रा सियासी गुफ्तगू की तरफ भी बढ़ता हूँ। बरतानवी फर्म ब्रॉडशीट को 450 करोड़ रुपए की अदायगी किस मद में की गई? कौमी असम्बली की कमेटी बराए खारजा अमूर ने चेयरमैन नैब को 18 जनवरी को तलब कर लिया। नवीद साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, कैसे देख रहे हैं नैब, चेयरमैन नैब को बुलाया गया है? अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प मामला है, लेकिन अफसोसनाक भी है अपने हद तक। ब्रॉडशीट एक ऐसी कंपनी थी जो तकरीबन दिवालिया थी। ब्रॉडशीट से केस को प्रोब करने के, इन्वेस्टिगेट करने और वहाँ से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन लेने के हवाले से उनसे बात की गई थी, लेकिन वहाँ से निकला कुछ नहीं। उनको उस इन्वेस्टिगेशन और जो असिस्टेंस थी उसके की मद में करोड़ों अरबों रुपए अदा कर दिए गए। अब वो जो अरबों रुपए अदा किए गए हैं वो इनको करने पड़ गए, लेकिन उसके एवज में मिला कुछ नहीं है। अच्छा, अहम चीज़ ये है कि जब आप कोई ऐसा मामला करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें जो इशू है वो भी मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, और फिर ये है कि आपकी अपनी साख स्टेक पे लग जाती है। अब गवर्नमेंट ने बगैर कुछ वसूल किए अरबों रुपए उन्हें अदा कर दिए, और फिर अहम बात यह है कि उन्हें यह कहा गया कि पहले ये कहा गया था कि हम आपको पैसे नहीं देते, आप नवाज शरीफ के वो जो अपार्टमेंट्स या प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एडजस्ट कर लें। तो उन्होंने कहा है कि वो हम कैसे कर लें, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है। बिल्कुल, हमने तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ डील किया था। नहीं, ये जो फिर तलबी है चेयरमैन नैब की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कोई नतारा होगा या कोई सफाया, बिल्कुल होनी चाहिए जी। और बहुत सारे ऐसे मांडवी वाला साहब के मामले में भी उनकी तलबी होनी चाहिए। तो चले, मैं ज़रा वकास से पूछ लेता हूँ। बैरिस्टर वकास, आप कैसे देख रहे हैं ये ब्रॉडशीट का मामला, और 400 करोड़ रुपए हैं, और इसके साथ साथ वो जो चेयरमैन नैब की तलबी है, किस तरफ जाता हुआ मामला देख रहे हैं आप? देखिए दी, लीगली मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि अगर ये छुप छुपा के ये चीज़ें ना की जाती, जिस तरह के एलिगेशंस और एक्विजिशंस इम्पोज किए जा रहे हैं, तो नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 28 मौजूद है जो कि ये कहता है कि चेयरमैन नैब अगर चाहें तो अपनी मर्जी के लीगल कंसल्टेंट्स, अपनी मर्जी के एक्सपर्ट्स भर्ती कर सकते हैं या उनकी सर्विसेज फॉर टाइम बिंग ले सकते हैं। किसी भी करप्शन के इशू पे, करप्ट प्रैक्टिसेस में, मनी लॉन्ड्रिंग में वो सर्विसेज ले सकते हैं, और उसके एवज
जो भी कंपनी आप हायर करेंगे उसकी कीमत के मुताबिक आपको कुछ पे करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये सारी चीजें जो कि अवाम की नज़र से या हुकूमत की तरफ से या पॉलिटिकल अपोनेंट्स की तवज्जो का मरकज तो नहीं बनी, लेटर ऑन जब इनको रिवील किया गया, ये डिस्पोज ऑफ हुई, तो उसके बाद ही ये सामने चीजें आई। लिहाजा इस हवाले से तो ये जरूर पेश होंगे, ये जवाबदेही भी उनको करनी पड़ेगी। मैं हमेशा ये बात करता रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो वाइट कॉलर क्राइम है, स्पेशली नैब जिसको डील करता है, नैब के पास इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इतना ज्यादा मैकेनिज्म ही नहीं था कि ये तमाम चीजों को वो सीक आउट करते और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट और इंटेरोगेट तो करते, और फिर इसके लिए वकास जस्टिस साहब की किया जरूरत क्यों? मौजूद थी। आपको क्या लगता है क्यों किया? फिर क्यों फोर्स किया गया? वकास साहब, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि फिर क्यों किया सीक आउट? देखिए, मैं ही समझता हूं कि ये एक इलीगल एक्ट है कि अगर आप इस तरह का कोई एक्ट करते हैं, देन यू मस्ट टेक द कॉन्फिडेंस ऑफ योर गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट के ने भी कॉन्फिडेंस पे दिया है और ये सारी चीजें, ये हकायक छुपाए हैं, तो गवर्नमेंट पे भी बहुत बड़ा एक प्रेशर आएगा। चूंकि जब चेयरमैन नैब को कायमा कमेटी के सामने या पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा, ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज अकाउंटेबल, और वो जरूर वहां पे जवाब देंगे, और उनके जवाब के बाद ही कोई हाथी इसका नतीजा सामने आ सकेगा। सही, चलें जी। तो खारजा अमूर की कमेटी है और उन्होंने उन्हें बुलाया है और वो पेश हो गया 18 जनवरी को। बल्कि मैं रवि साहब आपको बता दूं, वक्कास अब्रेज जो हैं चेयरमैन नैब रिफॉर्म्स कमेटी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट बार भी हैं। तो इसी वजह से वो जितनी, वो एक तो बैरिस्टर हैं, वो जितनी दफात बता रहे थे उन्हें ज़्यादा इल्म होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। पीडीएम का आपने जिक्र किया, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का प्रोग्राम है पीडीएम का, और नून लीग ने जुड़वा शहरों में इजलास आज तलब कर लिए हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस एहतजाज को? वाकई कोई रंग लाएगा कि बस नाम का एहतजाज? ये मेरा तो ख्याल है कि नाम का एहतजाज ही होगा। हमारे मुल्क में जो भी तहरीकें चलती हैं या एहतजाज होते हैं, इमरान खान साहब के एहतजाज से आप शुरू कर लें तो उन्होंने जिस बयानिए के साथ एहतजाज किया, उसके बाद इस्तीफ़े दे दिए, फिर इस्तीफ़ों को वापस ले लिया, फिर उसी असम्बली में चले गए जिसको गालियाँ निकालते थे। यही काम पीडीएम ने किया। जिस असम्बली और जिस सिस्टम के ख़िलाफ़ इन्होंने अपना बयानिया बुलंद किया, उसी के तहत अब ये इलेक्शंस में ज़िमनी इंतखाबात में भी और सेनेट में भी जा रहे हैं। और फिर वो अब उसके लिए कह रहे हैं कि हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, देखेंगे कि ये किस तरीके से हम इसको निकाल सकते। पहले शायद कोई नहीं कसर इन्होंने भी नहीं छोड़ी। हाँ, यानी लफ्ज़ मैं गालियाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जितनी तनकीद वही इन्होंने कर अंदाज दी, है। जितना बुरा भला कह दिया, मरियम साहिबा ने जाली का कहा, लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, ये मौलाना मरियम साहिबा ने कहा है कि सरप्लस आर्या पार होगा। तो मकसद ये है कि जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो फिर उन बातों के पीछे खड़े हुआ करें। इन खड़े ना होने की वजह से एक सियासतदान की साख मुतासर होती है, और वो हुई है। बदकिस्मती से तमाम सियासी जमातों के सियासतदानों के की साख अपनी बातों के पीछे खड़े ना होने की वजह से ख़राब हुई है, जिसका फ़ायदा वो कुव्वतें लेती हैं जिनका सियासत से कोई अमल दखल नहीं है। सही, चले मैं उस तरफ तो जाऊंगा, लेकिन मैं ज़रा वकास साहब से भी थोड़ा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ कि वकास साहब आप कैसे देख रहे हैं? पीडीएम कह रही है इलेक्शन कमीशन के बाहर उन्होंने एहतजाज करना है और इजलास तलब कर लिए गए हैं नून लीग की जानिब से। देखें अदील, ये लोग जो हैं, जो पीडीएम की तहरीक है, या आपसे इस मौजू पे पहले भी हम बात कर चुके हैं, ये पीडीएम की तहरीक रैलियां करे, जलसे करे, जुलूस करे, पार्लियामेंट के सामने करे, इलेक्शन कमीशन के सामने करे, प्रेसिडेंट हाउस के सामने करे, ये जहां पे मर्जी जाके अपने जलसे जुलूस करे, इससे गवर्नमेंट की रिट को किसी भी हद तक कोई फर्क नहीं पड़ा। और जहां पे इलेक्शन कमीशन की बात है, इलेक्शन कमीशन के सामने आप किस चीज का एहतजाज करने जा रहे हैं, किस चीज का प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं? लिहाजा ये मैं नहीं समझता कि इससे हुकूमत की रिट को या हमारे हुकूमती क्वार्टर्स को किसी भी सूरत में किसी किस्म का कोई फर्क पड़ रहा है। ये पीडीएम के अंदर पहले इतने ज्यादा कंट्रडिक्शंस हैं, इतने कन्फ्लिक्ट्स हैं, और जितने भी ये 10 से 11 जमातों की ये तहरीक है, ये आप देखेंगे कि कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ जूं जूं वक्त गुजर रहा है, इनके बयानात के अंदर भी तजादात हैं, इनके जो नजरियात हैं, जिनके कायद हैं, जिनके थॉट्स हैं, इनके अंदर कन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है, ये तहरीक अपनी मौत आप मरते नजर आ रही है। इसलिए ये गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपकी इजाज़त से मैं इसमें ये सिर्फ ऐड ये करना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन के सामने जो एहतजाज है वो किया जाना चाहिए बहुत मौसर अंदाज में, लेकिन उसका नुक्ता एक होना चाहिए जो मेरा ख्याल है कि उनकी नज़र में नहीं है या कम अहम है। वो है फॉरेन फंडिंग केस। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से अगर वो एहतजाज करते हैं तो वो, और इसी एक नुक्ते को लेकर अगर चलते हैं तो पीडीएम बहुत कामयाबी से आगे बढ़ सकती है। वो फॉरेन फंडिंग केस एहतजाज तो कहीं ना कहीं इसी हवाले से करना चाह रही है नून लीग
वो लेकिन पीडीएम पूरा जो वो है एक पूरे प्लेटफॉर्म या तहरीक, पीडीएम अगर लेकर जाएगी फॉरेन फंडिंग केस को, ये वो केस है जिस पर हुकूमत बहुत कंसर्न रखती है और उसको खुलने नहीं देती, और ना ही मुख्तलिफ जो लेकिन नवीद साहब और वक्कास साहब ने भी जिस तरह बात की है कि वो एहतजाज जो है इतनी अहमियत का हामिल भी नहीं होगा, ज़रा बराए नाम सा होगा, कुछ उससे साथ भी मुतासर हो चुकी है वॉल्यूम भी और उनके आप लेकिन मेरा जो अगला जुमला है या जो मैं अगली हेडलाइंस की जानिब जाना चाह रहा हूँ वो मैं पहले ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जब ये इतना अहम लगता नहीं है या अपना कोई किरदार अहमियत का हामिल नहीं होगा या अपना असर या तासर इतना नहीं छोड़ेगा, तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, यानी वज़रा, मशीर, मावनीन जो इस पर भी बयानबाजी कर रहे हैं। यानी मैं अगर सिर्फ नाम बोल दूँ, ये वफाकी वज़रा के नाम बोल देता हूँ, शेख रशीद साहब। अच्छा, कल एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अच्छी खासी तादाद थी वज़रा की, शेख रशीद साहब, उसके बाद फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर हैं, फिर एक और वफाकी वज़ीर हैं फ़रूग नसीम साहब, फिर उसके अलावा वफाकी वज़ीर तर्जुमान भी हैं शिबली फराज। अच्छा, इसके अलावा मुआवने खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के शहबाज गिल, इसके साथ साथ सूबाई मुआवने खुसूसी हैं वो हैं फिरदौस आशिकामा। ये सब ने बयान दिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इतने बयानात जब सामने आ गए और इतनी भरपूर किस्म की कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, एकदम से ये जमघटा भी क्यों, अगर वो इतना गैर अहम है या बराए नाम एहतजाज है? बयानात पे तो मैं बाद में जाऊंगा जी। अच्छा, असल में गवर्नमेंट के जितने भी मुआवनीन हैं और जितने भी उनके वज़रा हैं वो सिर्फ एक ही स्टाइल से यलगार करते हैं। कमज़ोर पीडीएम हुई है, अगर वो कमज़ोर ना होती तो ये कभी भी इतने एग्रेसिवली ना जाते। वो तमाम हुकूमत अपनी तमाम तर कोताहियाँ, खामियाँ, नाकामियों के बावजूद वो कायम है, और उसकी वजह यह है कि अपोजिशन या पीडीएम उस अंदाज से अपने स्टांस को, अपने नैरेटिव को, अपने बयानिए को लेके आगे नहीं बढ़ सकी, उतने मौसर अंदाज से नहीं चल सकी। और उसकी वजह यह है कि जो बात की जाती थी कि पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स और स्टेक्स हैं, तो पीपल्स पार्टी के बयानिए पर चली गई है पीडीएम। इनफैक्ट उसको पेशकदमी की बजाय 2 कदम पीछे हटना पड़ा है, और जो पीपल्स पार्टी का बयानिया है वो लगभग वही बयानिया है जो शहबाज शरीफ साहब का था। वो उसी तरीके से एक एग्रेसिवली इनकलाबी अंदाज से आगे बढ़ते बढ़ते वो यकदम पीछे हट गए, और फिर वो जरदारी साहब के बयानिया पर आ गए। और वो बयानिया फिर ऐसा नहीं है कि वो इतना ज़्यादा आप कैसे देख रहे हैं? बड़ी भरपूर कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत सारे वज़रा वहाँ पे मौजूद थे, इसके साथ साथ बहुत सारे और बयान आते हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप? अदील, हमारी लीगल लैंग्वेज में एक चीज कही जाती है कि जजेस नहीं बोलते, जजेस के फैसले बोलते हैं। मैं ये समझता हूं कि हुकूमती वुज़रा को नहीं बल्कि हुकूमत की कारकर्दगी को बोलना चाहिए। हम पहले भी इस चीज पे बड़ी एक डिबेट कर चुके हैं कि जब भी अपोजिशन की तरफ से कोई रैलियां निकाली जाती हैं, जल्द से जुलूस किए जाते हैं, तो हमारी हुकूमत बजाय इसके कि अपनी कोई कारकर्दगी से बोले, या महंगाई कम करे, मुल्क में अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कम करें या आवाम को कोई रिलीफ दे, ये अपने वुज़रा को मैदान में उतारते हैं, अखाड़े में उतारते हैं। अगर उनकी तरफ से एक कमेंट किया जाता है तो ये क्रॉस कमेंटिंग के अंदर 3-3, 4-4 बातें उनको लगा देते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम में और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जो रविश है ये काबिल अफसोस है। बजाय इसके कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी से, अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी प्लानिंग से, अपने विजन से, अपने एम से और जो ऑब्जेक्टिव्स ये लेके आए थे उसकी एग्जीक्यूशन से अवाम में कोई रोशनी की किरण को प्रिवेल करे, ये लोग बजाय इसके कि वो अवाम को कोई सहूलत दें या फैसिलिटेट करें, ये जितने भी पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं इनके बयानात के ऊपर बयान दर बयान देते जाते हैं। ये अफसोसनाक चीज है। अच्छा, इसमें अपना राना साहब ये है कि इस तरीके से, इस अंदाज से अपोजिशन को डील करने से 5 साल तो पूरे हो सकते हैं, लेकिन मुल्क आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। हमें 5 साल पूरे नहीं करने। गवर्नमेंट ये कहती है हमने टाइम पूरा करना है। टाइम पूरा करना अगर आपका ऑब्जेक्टिव है वो तो शायद हो ही जाए, लेकिन आप तो कॉमन मुल्क को आगे लेके चलना, मुकम्मल करने के चक्कर में पड़ी हुई है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, बेहतर नहीं हो पा रही है, आप डिलीवर नहीं करेंगे तो आप आगे क्या चीज बेचेंगे? आपके पास तो परफॉर्मेंस है बेचने को। स्पेसिफाइड जो हेडलाइंस हैं इसी हवाले से जो मामला सियासत का चला हुआ है मैं वो ज़रा आपके सामने रख दूँ। ब्रॉडशीट के हवाले से कमीशन तलब करने के इल्ज़ामात हैं, और इन इल्ज़ामात पर शहजाद अकबर ने मरियम औरंगज़ेब जो तर्जुमान है नून लीग की, और अज़मा बखारी जो तर्जुमान है पंजाब की नून लीग की जानिब से, उनको हरजाने के नोटिस भिजवाए हैं। और इसी के हवाले से मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो डट गई हैं। उनका ये कहना है कि बयान पर कायम हूँ, बैरून मुल्क से कमीशन के तलबगारों ने इज्जत की कीमत
सिर्फ 50 करोड़ लगाई है। तो ये जो तकरार चल रही है, क्योंकि वो जो कॉन्फ्रेंस हुई और जितने बयान सामने आ रहे हैं उसमें बहुत किरदार इस मामले का भी है। अच्छा, तो इसको कैसे देख रहे हैं, ये नोटिस भिजवाना और डटे रहना? ये एक और हुकूमत का टैक्टिक है। हुकूमत का असल में एक टैक्टिक ये है कि अपोजिशन को एंगेज रखे। सही। अब चाहे बयानिया कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, उसको इंगेज रखने से वो वहीं पे फंसी रहती है, उसी जगह पे हुकूमत और अपोजिशन घूमती रहती है। ना हुकूमत आगे बढ़ के डिलीवर करने की पोजीशन में होती है, ना अपोजिशन कोई और आगे बढ़ती है। तो वो जब दोनों ही वहीं पे लगे रहते हैं तो उसका ये नुकसान होता है कि वो कौम को और अपना कौम तो नजरअंदाज हो गई, यानी अवाम कहीं नजर नहीं आ रही। ठीक। और हुकूमत या हिज़्ब इक़्तिदार अपने इक़्तिदार के चक्कर में, हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो भी उसी इक़्तिदार के चक्कर में है। इम्पॉर्टेंट ब्रॉडशीट के मामले में इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रॉडशीट एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल। हम दोनों अपोजिशन एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों उसकी बात को अहमियत दे के उसी चक्कर में सारी गुफ्तगू कर रहे हैं। जबकि एक बात है बरतानवी निज़ाम इंसाफ, वहाँ की अदालत ने इसके बारे में कहा है कि ये इसमें बेल आउट किया उन्होंने PMLN को। हम ये चीज़ देखें कि जो निजी इदारे होते हैं वो पूरी दुनिया में उसमें मसाइल होते हैं, वो पैसा कमाना चाहते होते हैं, वो ठीक तरीके से हो या गलत तरीके से, उनका वो मैकेनिज्म डिफरेंट होता है, प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है। लेकिन जो इदारे होते हैं और ख़ासतौर पे जो बरतानिया की अदलिया है, उसके बारे में कभी क्वेश्चन नहीं हुआ कि वो मेलाफाइड है या उसने कोई, बरतानिया की सरकारी इदारे। जी जी। तो इसलिए उस बयान को जो उनकी हाई कोर्ट का है उसको अहमियत देनी चाहिए और उसी के पीछे जाना चाहिए। अब जो वो फैसला हो चुका है उस पर ना गवर्नमेंट जा रही है, ना बदकिस्मती से PDM जा रही है, और वो ब्रॉडशीट के उस गलत बयानिए पे या गलत इन्वेस्टिगेशन के जो वो खिचड़ी पकी हुई है उसी के ऊपर दोनों लगे हुए। तो इसका फायदा नहीं होगा, कौम को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि टाइम कौम को पैसा कौम ही का हो रहा है। अगर हम दोनों हवालों से पैसा और वक्त कौम ही का ज़ाया हो रहा है। वक़ास साहब, आप कैसे देख रहे हैं? और कानूनी राय भी मुझे चाहिए होगी कि नोटिस भिजवाया गया है मरियम औरंगजेब को और अज़मा बुखारी को शहजाद अकबर की जानिब से, और वो भी डटे हुए हैं अपने बयान पे, और वो जो कह रहे हैं, ये सारी की सारी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अदील, इस हवाले से जो हमारा डेफामेशन एक्ट है 2003 का, वो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, और डैमेजेस के हवाले से या डेफामेशन के हवाले से पाकिस्तान में जितने भी लॉज हैं वो इनफेक्टिव हैं। आया कि हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये दावा जाता है, ये सूट जाता है, लेकिन उसमें जो हाथिरा नतीजा नहीं निकलता। इससे पहले भी इमरान खान साहब की तरफ से भी मुतअद्दिद डेफामेटरी सूट्स फाइल किए गए, शहबाज शरीफ की तरफ से भी किए गए। वक्ती तौर पे तो एक मीडिया के अंदर ये चीज़ें लाइमलाइट में आती हैं, बड़ी हाइप दी जाती है, लेकिन जहां पर जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात है या अदालती कार्रवाई की बात है तो ये कोई बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल इस तरह के केसेस नहीं समझे जाते। हाँ, जहां तक यूके की बात है, बरतानिया के, USA की जो मॉडर्न स्टेट्स हैं या डेवलप्ड नेशन है, उन स्टेट्स के अंदर जो डेफामेटरी लॉज हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, बहुत ज्यादा तकवीत दी जाती है इस सिस्टम के अंदर। लेकिन जो इनकी तरफ से इज्जत का दावा किया गया है, पाकिस्तान के लॉ के तहत वो दावा कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर इतनी ज्यादा पेंडेंसी पहले से ही है और हमारी कोर्ट जो है इसकी तरफ कोई सीरियसली कंसर्न्स नहीं रखती है। वो इसलिए कि यही लोग हैं जो एक दिन दावा ले आते हैं और फिर उसके बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद जब ये पैचअप होता है तो उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। वकास, तो फिर इसका मतलब है ये सब कुछ अवाम को दिखाने के लिए हो रहा है? ये अवाम को दिखाने के लिए है कि जो इन्होंने हमारे खिलाफ बात की है वो गलत बात है, और जो इनका मौकफ है, जो इनका नैरेटिव प्रोस्पेक्टिव है, हम उसको काउंटर करने के लिए कि इनको डेफामेटरी एक नोटिस भेजने, उसके बाद दावा भी कर दिया जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि ये जस्ट पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए और अपनी सियासत को चमकाने के लिए और अपने मौकफ की तकवीत के लिए। असल में जो फर्स्ट वर्ल्ड के जो पैरामीटर्स हैं और हमारे पैरामीटर्स वो बड़े मुख्तलिफ हैं। वहाँ तो आप किसी की धूप रोक लें, किसी के सामने आप पार्किंग गलत कर दें घर के सामने, या कोई भी आप शोर करें, किसी को आपकी आवाज़ से डिस्टर्बेंस हो तो वो केस कर देता है, और वो केस जो करता है वो जीत जाता है। वहाँ की अदालत बुनियादी इंसानी हुकूक की इतनी ज़्यादा अहमियत होती है कि अगर आप किसी के घर के सामने शोर करेंगे और उसने केस कर दिया, बिल्कुल, तो यहाँ पर कत्ल के मुकदमात का भी फैसला उस अंदाज से नहीं होता। लेकिन मैं उस तरफ तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मामला ये है कि मामला जितना भी छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ पे वो जो लफ्ज़ आपने खिचड़ी का इस्तेमाल किया और बयानबाजी हुकूमती अराकीन का, मैं थोड़ा सा पहले ब्रॉडशीट के हवाले से बता दूँ, फिर हम उसी एहतजाज की जानिब पे जाएंगे। लेकिन शिबली फराज जो तर्जमान है, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, कहते हैं, उन्होंने ट्वीट किया, पनामा पेपर्स और ब्रॉडशीट ने करप्शन को आश्कार किया,
मामले से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, साथ में फिर वो जुमला भी बोल देते हैं, यानी अपनी ट्वीट को बढ़ा भी देते हैं, लूट मार करने वालों को हिसाब देना होगा। अच्छा, साथ में शहबाज गिल जो कहते हैं मियां मफरूर मासूम बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और इसी हवाले से फिरदौस आशिक आवान क्या कहती हैं? कहती हैं एक चोरी ऊपर से सीना जोरी, और तर्जमानों की डिटाई के बाद तमाशा बन गई है पीडीएम। अच्छा, ये जो हुकूमत का नैरेटिव है करप्शन के हवाले से, सिर्फ बातें करने से हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकेगी। हुकूमत को इस नैरेटिव से आगे बढ़ जाना चाहिए, मेरा ख्याल है। आगे बढ़ के कौमी और मुल्क की तरक्की के मामलात को जहन में रखते हुए आप आगे बढ़ें और इस मुल्क को आगे ले चलें। आप ये देखें कि एक तारीखी गलती की थी, वो गलती थी भी और नहीं भी, नवाज शरीफ साहब ने। वो जब जीते इक़्तिदार में आए तो वो एहतसाब और वो पकड़ धकड़ के मामलात में उलझ गए। हालांकि उन्हें चाहिए ये था कि वो जो बेनज़ीर का और जरदारी साहब का मशहूर जुमला है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम होती है, तो वो कहते हुए आगे बढ़ जाते और मुल्क को तरक्की की राह पर जैसे वो गामजन किया हुआ था वो आगे बढ़ते। उस दिन हुए जिस दिन फैसला आया। हाँ, तो उन्होंने ऐलान कहा। तो इसी तरीके से ये हुकूमत भी बहुत पेटी मैटर्स में उलझी हुई है। और मैं हैरान हूँ इस बात पे कि पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है गवर्नमेंट का, उसको समझ नहीं आ रही कि वो इससे कैसे आगे बढ़ें और मुल्क और कौम को कैसे आगे लेकर चलें। ऐसे समझ रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही, या वो खुद साख्ता कुछ ऐसा माहौल। अगर समझ नहीं आ रही तब भी बदनसीबी है, और अगर खुद साख्ता है तो भी उसकी सजा कौम ही भुगत रही है। क्योंकि देखिए, वक्त रुकता नहीं है। 5 बरस में पूरी दुनिया कहीं आगे निकल जाएगी। वक्त रुके या ना रुके, अवाम कहीं नहीं है, ये एक्चुअल है। चलें वक़ार साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये बयानबाजियां जो हैं, वो वाकई ही मामलात से इग्नोरेंस है, जानबूझ के उनसे तवज्जो हटाई जा रही है, या वाकई हुकूमत इस काबिल नहीं है और इसी मामलात में रहेगी? देखिए जी, ये जो बयानबाजियां, ये जो दुश्मनाम दराजियां हैं, हुकूमत को चाहिए कि इसकी बजाय वो परफॉर्मेंस की तरफ आए और छोड़ दे ये इनको चोर कहना, डाकू कहना। मैं ये समझता हूँ अदील कि ये जो हमारे वज़रा हैं, ये जो मुशीरान की पूरी वज़ीर आज़म की टीम है, इन्होंने ऐसे लगता है, ऐसे महसूस होता है कि इन्होंने दूसरों को बुरे अलकाबात देने में पीएचडी कर रखी है। कभी ये इनको खुदबुदगान गाजी कहते हैं, कभी इनको किसी अलकाब से नवाजते हैं। ये एक गलत रविश है हमारी सियासत में। आप इस तरह की बातें करने की बजाय अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें, और हमारे जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनका तो काम ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे तनकीद करना है। लिहाजा आप बजाय इसके कि अग्रेसिव हों, आप बजाय इसके कि जारहाना रवैया अपनाएं, आप आवाम की फलाह बहबूद के लिए जितने भी प्रोग्रेसिव, जितने भी प्रॉस्पर्स काम कर सकते हैं, आप उनकी तरफ अपना फोकस करें और दुश्मनाम दराजी या बयानबाजी से परहेज करें। कोई उम्मीद नजर आती है? अच्छा, मुझे तो उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि जो पिछले 2.5 साल थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। नई हुकूमत आई थी तो ज़्यादा उनमें जज्बा होता है, ज़्यादा डिलीवर करने का एक पैशन होता है। वो 2.5 साल उन्होंने उस पैशन में नहीं गुजारा। अहम जो टाइटल है वो अगले 2.5 साल जो होते हैं वो मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूट करके डिलीवर करने का। चले, मैं कुछ जुमले ज़रूर लाजम बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। वो जो एहतजाज की हम बात कर रहे थे, शेख रशीद साहब कहते हैं असम्बली पर एतराज़ करने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, और मौलाना को उन्होंने बोला है कि दीन के नाम पर सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नाकाबिल कबूल है। इसके अलावा फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन को तमाम इदारों से मसाइल हैं। फ़रोग़ नसीम बोले हर जगह एहतजाज के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है। नहीं, ये बयानात सिर्फ एहतजाज रुकवाने के लिए ही या तवज्जो हटाने के लिए? ये तवज्जो हटाने के लिए भी है। एक अहम चीज़, क्योंकि एहतजाज तो वो रुकवा नहीं सकेंगे, वो तो होगा, लेकिन ये है कि उसका पेस और वॉल्यूम वो तय करेगी पीडीएम। वो नहीं है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इस हद तक तशवीश हो। हाँ, शुरू में तशवीश हुई थी, लेकिन फिर वो जो इनका इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात में और सेनेट में जाने के बयानिए के साथ ही वो झाग की तरह कहीं ना कहीं फिर हुकूमती अरकान कह तो सच ही रहे। हाँ, वो यानी ये अलग बात है कि अवाम कहीं नहीं है, अवाम के मामले में नहीं सोचा जा रहा। सही, वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। नवीद अवान साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। वक़ार सबरेज़, आपकी शिरकत, वक्त और तजिए का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने